तो आपका यहाँ पे है ना। तेरे को दिखाई नहीं दिया? गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। ठंड कैसी है भाई? बहुत ठंड हो रही है ना? हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा। टू मच ठंड। गुड इवनिंग सर। सबको राम राम। सर एक मिनट आवाज नहीं आ रही। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे। हाँ सर, सोनिका मैम का। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। अच्छा, वहाँ अहमदाबाद में कैसी पड़ रही है ठंड? वहां तो कम पड़ती है ना? गुजरात में कम पड़ती है? नहीं सर, ये मेरा मेरा वीडियो देख लो, मुझे तो बहुत ठंड लगती है। हाँ हाँ, गुजरातियों को ठंड बहुत लगती है। वो कान में वो भी डाल के रखते हैं, रुई। यहाँ आप आओगे ना तो आपको पता चलेगा कितनी ठंड होती है। इसलिए तो नहीं मैं कहीं विंटर में कहीं नहीं जाती, घर पे ही। हमारे जितने गुजराती फ्रेंड्स थे ना, वो कान में रुई लगाते थे। जरा सी ठंड पड़ती थी ना तो वो एकदम ही ठिठुरा जाते थे। हाँ, मैं पूरा दिन ऐसे, अभी आप वीडियो में देखो ना तो मैं पूरा दिन ऐसे ही होती हूँ। हम्म। अभी इस वक्त जो है वो 8 डिग्री टेम्परेचर है सिरसा में। वहाँ गर्मी भी इतनी पड़ती है ना सर? हाँ, गर्मी भी बहुत ज्यादा और सर्दी भी बहुत ज्यादा। सर इस बार ना टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ठंड नहीं लग रही, ऐसे लग रहा है उससे ज्यादा ठंड है। हाँ। सर एक्चुअली पिछली बार से ज्यादा बढ़ रही है इस बार। सर यहाँ पे तो हमारे 6 डिग्री है। रात को तो सर 2 डिग्री हो गया था कल रात को।
हाँ, ये ऐसी अब ये धीरे धीरे हो जाएगा। अभी जैसे ये है ना 8 है, अब 8 तो रूम का है, आप ये देख लो फिर बाहर कितना होगा और सुबह सुबह कैसे हो जाता है। ये तो मैं मोबाइल से देख के बता रहा हूँ आपको। आ, स्क्रीन शेयर हो गई क्या? Yes, sir. हाँ जी सर। जी हाँ सर। जी सर। जी सर। We are all practitioner, वैद्य, डॉक्टर्स। मॉडर्न यानी कि आधुनिक दुनिया में हम जी रहे हैं अब। और क्या होता है कि जिस समय ये शास्त्र लिखे गए उस समय से आज की स्थितियां जो हैं वो काफी चेंज हो गई और चिकित्सा जो है वो सुगम भी हो गई। अगर हम वास्तव में ही शास्त्र को पकड़कर चलते हैं तो शास्त्र भी कहता है कि एकम शास्त्र अध्ययन, यानी कि मतलब एक शास्त्र नहीं, आप जो है वो बाकी शास्त्रों को भी एक्सप्लोर कीजिए और जहां से आपको सहायता मिल सकती है, जहां से चीजों को, शरीर को ठीक करने में और धातु साम्यता स्थापित करने में जैसी आपको जो सहायता मिल सकती है उसको आप यूज कीजिए। हमारे यहाँ भी रोग परीक्षा, रोग परीक्षा में विविध परीक्षा, रोग परीक्षा, रोगी परीक्षा, अष्टविध परीक्षा, दशविध परीक्षा, इस प्रकार की तमाम परीक्षाओं का वर्णन जो है शास्त्र में बहुतायत रूप से मिलता है। और यूजुअली क्या होता है कि हम भी और जो हमारे पास आता है वो भी क्या होता है कि अगर मान लो कोई पेशेंट आता है तो वो लेके आता है कि डॉक्टर साहब ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, ये मैंने कराया है। सवाल ये उठता है कि जब हम उन रिपोर्ट्स को देखते हैं तो हम उसको आयुर्वेदिक व्यूज का कैसे लें। वो हमारे समक्ष जो प्रस्तुत कर रहा है जो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को आयुर्वेद की चश्मे से कैसे देखा जाए और आयुर्वेद में उसका क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है
वह मैं आज अपनी समझ के अनुसार आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे बाएं दाएं होगा, परंतु फिर भी शास्त्र को समझना और उसको सही तरीके से युगानुरूप लाने के प्रयास में समझने का एक प्रयास है। इंडिकेटर्स ऑफ साम कंडीशंस, ये आज का विषय है। सबसे पहले तो क्या होता है कि एक सवाल ये उठता है कि भाई वाई इन्वेस्टिगेशन, आप इन्वेस्टिगेशन क्यों करा रहे हो, है ना। तो पेशेंट को क्या लगता है कि भाई ये जो डॉक्टर है ना, ये अपनी जेब में पैसा डाल रहा है और आलतू फालतू के टेस्ट करा रहा है। और बीइंग वैद्य, बीइंग आयुर्वेदिक फिजिशियन, बीइंग आयुर्वेदिक डॉक्टर, कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो बड़े ऑर्थोडॉक्स होते हैं, बोले जी हम तो कोई टेस्ट नहीं कराते, हमें किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं देखना, हम तो नाड़ी पकड़ते हैं और बता देते हैं। देखिए, मैं किसी को आक्षेप नहीं कर रहा, हो सकता है कि कोई जो है इतना वो हो जाए और वो फिर भी वो एक अनुमान प्रमाण के अंतर्गत ही आएगा, है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है आपके सामने वो लाकर दे दिया, आपके सामने यूएसजी रख दी, आपके सामने एमआरआई रख दी, आपके सामने सीबीसी रख दी, तो वो प्रत्यक्ष है। और द हिंदू के अखबार में था कि भाई ये एक हद तक सही भी है कि कई जो दुकानें हैं, जो क्लिनिक्स हैं, मैं दुकान वर्ड सही यूज किया कि वो दुकानें हो गई। लोग जो हैं वो यूज करते हैं, जानबूझ के लिखते हैं, वो एक व्यवसाय का रूप ले लिया। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो किसी वो ऐसा नहीं है कि वो आयुर्वेद वाले जो है उसको नहीं यूज करना चाहिए, करना चाहिए। और रोग के मूल तक पहुंचने के लिए, और आपका जो नजरिया है वह आयुर्वेदिक रहना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस, जो फिजिक्स की बातें हैं उसका एलोपैथी से कोई लेना देना नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि ये तो एलोपैथी में चला गया, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी का ब्लड सैंपल कराते हो तो रक्त परीक्षा करा रहे हो तो करा रहे हो, उसमें वो कौन सा ऐसा हो गया। तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से हमें क्या सहायता मिलेगी? टू एस्टेब्लिश ए क्लिनिकल डायग्नोसिस, मैं एक सही जो है रोग को पकड़ सकता हूं। टू एसेस द डिसीज सीवियरिटी, मुझे ये भी पता चल सकता है कि रोग कितना गंभीर है और वो है। टू एसेस द रिस्पॉन्स ऑफ टू ड्रग, और जो औषधि मैंने दी है उसका क्या लाभ है कि घाटा है। टू मॉनिटर द साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड, और आपने जो ड्रग दी है कहीं वह किसी प्रकार का साइड इफेक्ट तो नहीं कर रही। टू स्क्रीन फॉर द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिसीज, और ये भी पता चल रहा है कि कहीं किसी प्रकार का उपद्रव जो है वह तो उत्पन्न नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस करवाइए, और आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उसको आयुर्वेदिक दृष्टि से शास्त्र रूप जो है वो लिया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो हमें दो प्रकार के मिलेंगे। फर्स्ट इज जनरल, और नंबर 2 जो है वो स्पेसिफिक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूरिन एनालिसिस आ गया है। आपको किसी ने कहा कि भाई, आपने किसी को कहा या आपके पास कोई यूरिन रिपोर्ट लेके आया, तो सबसे पहले क्वांटिटी। तो क्वांटिटी जो है वो यूरिन की जो नॉर्मल क्वांटिटी है वो 1500 सीसी 24 घंटे के अंतर्गत आता है। और साम कंडीशन क्या होगी
कि 1700 सीसी से एक 24 घंटे में या एक दिन में ज्यादा आ रहा है तो हम उसको सामता की कंडीशन में रखेंगे, और मैं एक अपनी जो लिखूंगा अपने रिकॉर्ड में, उसमें लिखूंगा बहुमूत्रता। और मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि आम की स्थिति में बहुमूत्रता की कंडीशन आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि क्या हुआ कि सार भाग जो है वह नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? मंदाग्नि के कारण। तो सार भाग कम था, मल भाग ज्यादा था, तो मल भाग को बाहर निकालने के लिए जो वृक्क को है अधिक कार्य करना पड़ता है और बहुमूत्रता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो पहला क्वांटिटी का जो था वो कि 1700 सीसी जो है 24 आवर्स में ज्यादा में आ रहा है, से ज्यादा आ रहा है, तो यह साम कंडीशन है और बहुमूत्रता की कंडीशन है। नंबर 2, मुझे कलर देखना है। नॉर्मल जो कलर है वह हल्का पीला होता है, लेकिन यदि वह पीला, लाल, ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक, मिल्की, क्लाउडी इस प्रकार से आ रहा है तो यह साम कंडीशन है। और वर्ण के आधार पर, जैसा कि आपने देखा होगा कि जब आप पढ़ते हो, जब आप चरक संहिता या किसी भी प्रकार की संहिता या माधव निदान या कहीं पर भी किसी भी व्याधि के लक्षण देखेंगे तो वहां पर लिखा होता है मूत्र श्याव वर्ण का, मूत्र पीत वर्ण का, कफ श्वेत वर्ण का। इस प्रकार से वातस्साम, पित्तस्साम और कफस्साम की कंडीशन को निकालने का प्रयास करेंगे, परंतु वह यदि पेल येलो नहीं है, किसी वर्ण का है, बहुवर्ण है, नाना वर्ण है, और बहुवर्ण नाना वर्ण जो है वो सामता को प्रदर्शित करता है, तो नंबर 2 क्वांटिटी के बाद कलर को मैं बहुवर्ण नाना वर्ण और साम कंडीशन में रखूंगा। नंबर 3 कंसिस्टेंसी। तो जो मूत्र होता है वह विशद होता है, ट्रांसपेरेंट नील डिपॉजिट्स, आर पार दिखाई देना चाहिए और किसी भी प्रकार की डिपॉजिट्स नहीं होनी चाहिए। यह सामान्य मूत्र की दशा है। परंतु यदि उसमें म्यूकस है, पस है, बैक्टीरिया है, ऑक्सलेट्स हैं, यूरेट्स हैं, एल्कलाइन है, फॉस्फेट है, टर्बिडिटी है, it comes under the Sama condition of the Mutra. Sama Mutra, Sama condition of the disease. रिमार्क्स क्या आएंगे इसके ऊपर कि भाई ये आविल है, पिच्छल है और कफ कंडीशन को दिखा रहा है। ऑर्डर, जो गंध है वह सामान्यतः माइल्ड एरोमेटिक होती है, लेकिन अगर उसमें आपको अमोनिया की सी एकदम तीव्र गंध आ रही हो या ऐसी गंध आ रही हो जैसे कि सड़ा हुआ या पका हुआ सेव हो, उसकी प्रकार की अगर आपको आ रही हो तो वह सामता की कंडीशन है। दुर्गंधी हरितम श्यामम पित्तम लम घनम गुरु, दुर्गंध सामपित्त की अवस्था है, ठीक है ना। आविल पिच्छल साम कफ की अवस्था है। बहुमूत्र बहुवर्ण नाना वर्ण, डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इट शुड बी बिटवीन द 1010 to 1025, but if the specific gravity is more than 1025 it means कि urine have some deposits in their constitution and we should confirm that this is the Guru and Sandra Mutra, which is the कफ सामता लक्षण of कफ मूत्र लक्षण और सामस कंडीशन। तो ये तो हमने बात की किसकी, कि फिजिकल एग्जामिनेशन हमने किया, और फिजिकल एग्जामिनेशन करने के पश्चात हमने ये पाया कि भाई बहुमूत्र आ रहा है, वर्ण आ रहा है, आविल पिच्छल आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है, गुरु आ रहा है और सांद्र आ रहा है। दोषों की स्थिति भी पता चल रही है भौतिक रूप से देखने पर।
Now we should see chemical analysis of urine. If we do chemical examination, reaction जो होती है वो मूत्र की वो स्लाइटली एसिडिक होती है ना, मतलब हल्का अम्लीय होता है। और सामता की कंडीशन क्या होगी? यदि 6 से कम है या 8 से ज्यादा है, ठीक है ना, less than 6 or more than 8, both are the condition of धातु असाम्य या धातु वैषम्य, which is the condition of Sam. Either it is अम्ल or it is क्षार। अम्लता की स्थिति है या क्षारता की स्थिति है यूरिन में, यदि पीएच जो है वो चेंज हो रही है। Then normal constituents 50 gram per day to be excreted, 20 gram organic, 30 gram inorganic. More than 50 gram per day, more excretions of chlorides, phosphate, sulfate, oxalate, and organic like urea, ammonia, uric acid, creatinine, purine bodies. These are indicators, markers of Sama condition in the body. If albumin, in normal urine, albumin, bile pigments, bile salts, pus, blood, chyle, glucose, all are absent. If they are present in urine, it indicates the samata of urine, dhatu vaishamya of the urine. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराएं तो यूरिन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल सेल, कास्ट, बैक्टीरिया, ओवास and cyst and crystal are should be absent. If they are present in urine microscopically, it means that there is the SAM condition of urine. The presence of markers of SAM condition depends upon the tissue involved. But all the markers need not to be present in all sorts of SAM condition. There is, I already told you, there is 10 गुण of SAM. 10 गुण जो हैं वह साम के थे। दुर्गंध था, प्रचलित था, नानावर्ण था, बहुमूत्र था, आविल था, गुरु था, सांद्र था। तो ऐसा नहीं है, कोई एक गुण जो आएगा वो आएगा, और वो इन्वॉल्वमेंट, कौन सी धातु जुड़ी है और किस प्रकार का दोष जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, उस आधार पर जो है आपको दिखाई देगा मार्कर। जैसे कि अपीयरेंस ऑफ टर्बिडिटी विथ सेडिमेंटेशन, thick and presence of colloidal substance, all indicates strongly positive of arm condition. Increased specific gravity indicates that the mutra is ati sandra, only one gun, ati sandra, and it indicates the samata. It is the feature of arm. Either strong acidosis or alkalosis, both indicates arm. या तो शरीर में जो पीएच है वो 6 से कम हो रही है या 8 से ज्यादा हो रही है। तो हमारा काम क्या है कि हम शरीर को सही पीएच पर रखें। अब यहाँ पर फिजियोलॉजी का वो काम आ जाता है कि भाई जो एसिड बेस बैलेंस है, जो अम्ल क्षारक साम्य है, जो धातु साम्यता की स्थिति है, जो होम्योस्टेसिस की स्थिति है, वह सही तरीके से रहनी चाहिए। तो आइदर स्ट्रॉन्ग एसिडोसिस और एल्कलोसिस बोथ इंडिकेट्स आर्म। शुक्तता, अम्लता, दीज आर एसिडोसिस। भाई मुझे जो है खट्टा खट्टा सा रहता है, जीभ जो है वो शरीर में थोड़ा सा दाह सा रहता है, these are the indicator of
एसिडोसिस। इट मींस कि जो ब्लड की पीएच है वो 6 से नीचे जा रही है, और वो आपके पास पेशेंट जो है वो लेके आएगा, आपको समझ ला जाना कि भाई ये एसिडोसिस हो रहा है, विच इंडिकेट्स आर्म विद पित्त दुष्टि। ठीक है ना। अब इंक्रीज्ड कफ दुष्टि विद आर्म गिव पिक्चर ऑफ एल्कलोसिस। सो if there is a acidosis, it means कि there is a pitta dushti, and if there is a alkalosis, there is a kapha dushti. Again, if there is shuktata, amlata, it indicates acidosis. It indicates arm with pitta dushti. If there is atisandrata, pichhilitva, it shows alkalosis. Arm with kapha dushti. Presence of glucose, protein, bile salts, bile pigments, ketone, all indicate arm condition. Since these are not to be excreted in samagni condition, especially presence of bile salts and pigments indicate presence of arm in a rakta dhatu, which are bile salts and pigments which are asrajah malam pittah, malabhag of rakt. If bile salts and pigments present, it indicates the malabhag of pitta, malabhag of rakta, increase due to raktagni mandita, and it shows raktavah stroto dushti. On microscopic examination, presence of pus cell, RBC, crystals are indicators of arm condition. Further, the presence of mucus, pus cells, triple phosphate, amorphic phosphates are the samakaf. Again, I am repeating, presence of mucus, pus cells, triple phosphate, amorphic phosphates are of samakaf, and presence of RBC, blood, oxalate, uric acid, crystals are indicator of samapit. Because Vat is Amurt, and since Vat is having the Vishada property, the presence of a Vat dosh could not be traced in urine. So I am again repeating, you should see alkalosis and acidosis. अब सवाल ये उठता है, आप सवाल मुझसे ये कर सकते हैं कि सर कि जो ये एल्कलोसिस है और जो एसिडोसिस है ये क्या है? तो अगर मैं अप्लाइड फिजियोलॉजी की बात करूं तो आयुर्वेद जो है वो बहुत ही आयुर्वेद जो है वो शरीर रचना से ज्यादा शरीर क्रिया के ऊपर आधारित विज्ञान है. First we should understand what is acidosis or what is alkalosis. Acidosis is the reduction in pH. Again, what is pH? Increase in hydrogen ion concentration. Acidosis is the reduction in pH. It means it is inversely proportional to hydrogen ion concentration. So increase in hydrogen ion concentration below normal range. The acidosis is produced by number one condition, increase in partial pressure of CO2 in the body fluid, particularly in the arterial blood.
नंबर 2, डिक्रीज इन SCO3 कंसंट्रेशन और कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन। एसिडोसिस पीएच जो है वह घट जाए या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाए। कैसे बढ़ जाएगी कि जो आर्टेरियल ब्लड है उसमें CO2 जो है उसका पार्शियल प्रेशर जो है वह बढ़ गया और या बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन जो है वो कम हो गया, दैट इज एसिडोसिस। व्हाट इज एल्कलोसिस? एल्कलोसिस इज द इंक्रीज ऑफ पीएच रिवर्स टू द एसिडोसिस। तो एल्कलोसिस इज द इंक्रीज इन पीएच which indicates decrease in hydrogen ion concentration above the normal range. Again, alkalosis is produced by in two conditions. The first one is decrease in the partial pressure of CO2 in the arterial blood and increase in hydrogen bicarbonate ion carbonate ion concentration. तो दो चीजों को आपने बहुत दिमाग में ध्यान से रखना है। एसिडोसिस में क्या होगा, पीएच कम हो रही है एक बात, एल्कलोसिस में पीएच बढ़ रही है। जब पित्त का काम आएगा तब पीएच नीचे हो जाएगी। अम्ल लवण कटु अम्ल लवण आहार का सेवन करने के कारण जो ब्लड में जो है, इसका मतलब ये है कि जब आप पित्त प्रकोपक आहार विहार करते हैं या रक्त दुष्ट प्रकोपक आहार विहार करते हैं, पित्त प्लस रक्त प्रकोपक आहार विहार करने के फलस्वरूप क्या होता है कि रक्त वाहिनियों में जो ब्लड बह रहा होता है उसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है और जो कार्बोनेट कंसंट्रेशन होती है वह कम हो जाती है। इसके विपरीत कफ प्रभाव गुरु शीत स्निग्ध मधुर आहार सांद्र युक्त आहार विहार करने के फलस्वरूप पीएच जो है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नीचे की ओर हो जाती है, जिसके कारण बह रहे रक्त में CO2 की मात्रा कम हो जाती है और कार्बोनेट आयन की मात्रा बढ़ जाती है। अब इसको मैं दो स्तरों पर देखता हूं। मैंने आपको बताया था कि शरीर में प्रवेश करने के लिए सामता की कंडीशन जो है, जो शरीर में क्या होगा कि हमने कहा था कि एक तो क्या होगा कि एंडोजीनस और एक्सोजीनस। तो जो एक्सोजीनस पार्ट होगा वो कैसे हो सकता है भाई कि अंदर या तो मेटाबॉलिकली कोई दिक्कत हो जाए या बाहर से कोई वायरस प्रवेश कर जाए, या तो वो दो रूट है उसके, एक तो श्वास मार्ग के द्वारा और एक मुख मार्ग के द्वारा, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है जो आपकी मुख गुहा है उसके फलस्वरूप, और एक श्वसन यानी कि श्वास नलिकाओं के द्वारा। तो हम क्या करते हैं कि इसको दो भागों में बांट देते हैं, एक तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और नंबर 2 रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब मैंने दो कंडीशन बताई थी आपको। मैंने एक कंडीशन ये बताई आपको कि ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ जाए या घट जाए, ये एक कंडीशन थी, है ना, कि ब्लड में CO2 की मात्रा, बहुत ध्यान से सुनना, ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो एसिडोसिस हो जाता है। इसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और यदि एलिमेंट्री कैनाल के रूट से गया और क्या हुआ कि SCO का बाइकार्बोनेट आयन कम हो गए तो वो कहलाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इट मींस कि CO2 is concerned with, as we know, हम जानते हैं
कि CO2 जो है वह श्वसन से जुड़ा हुआ है और बाइकार्बोनेट आयन जो है वह मेटाबॉलिक से जुड़ा हुआ है। तो when CO2 is increased in blood vessel, it means it indicates respiratory acidosis. और when bicarbonate ion is less in alimentary canal, it shows metabolic acidosis. और सेकंड नंबर पर क्या होगा कि मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में क्या होगा कि वहां पर बाइकार्बोनेट आयन जो हैं वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और जो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में क्या होगा कि मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस की कंडीशन में रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की कंडीशन में जो रक्त वाहिनी में CO2 बह रही है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। So respiratory alkalosis is the alkalosis that is caused by alveolar hyperventilation. Hyperventilation causes loss of CO2 from the body, and loss of CO2 leads to decreased formation of carbonic acid and decreased release of hydrogen ion. Decreased hydrogen ion concentration increases the pH, leading to respiratory alkalosis. Or what is respiratory acidosis? Respiratory acidosis is the acidosis that is caused by alveolar hypoventilation, where respiratory alkalosis is caused by hyperventilation. When hypoventilation occurs, during hypoventilation, the lungs fail to expel CO2, so which produce in the tissue CO2 is the major end product of oxidation of carbohydrate, protein, and lipid. You are taking food in three types, in the form of three types, whether you get carbohydrate, protein, or fat. So in respiratory alkalosis, the carbohydrate, protein, fats, and product of oxidation is CO2. So respiratory acidosis, respiratory alkalosis. Now we should come on metabolic acidosis. In metabolic acidosis, acid-base imbalance by excess accumulation of organic acid in the body, which is cause abnormal metabolic process. Abnormal metabolic process, organic acid, such as lactic acid, keto acids and uric acid. अब हमारे पास तीनों पेशेंट आते हैं, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन का भी आ रहा है, कीटो एसिड्स का भी आ रहा है और यूरिक एसिड का भी आ रहा है. First we should talk about lactic acid. The amount of lactic acid increased during anaerobic glycolysis is some abnormal condition like circulatory shock. Lactic acid. Ketoacids, the amount of ketoacids increased because of insulin deficiency, as in the case of diabetes mellitus. हमें पता है. Uric acid, the amount of uric acid increase in the body due to failure of excretion. Normally uric acid excreted by kidney, but in renal diseases the kidney fail to excrete the uric acid. So metabolic acidosis means lactic acid, keto acid, uric acid. These are, as I already told you, is the SAM condition of the body. So if we talk about the acidosis and alkalosis, means the pH is below the 6 or 8. Acidosis means in blood vessels CO2 is more, or metabolic
कंडीशन पर क्या होगा कि बाइकार्बोनेट आयन जो है वो कम होंगे। एल्कलोसिस की ये किसकी अवस्था को दिखा रहा है? पित्त प्रकोपक आहार विहार करने के फलस्वरूप ऐसा होगा। एल्कलोसिस की कंडीशन में क्या होगा कि जो आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट लिया है उसका एंड प्रोडक्ट जो है वो CO2 जो है वो कम होगा। ब्लड में जो CO2 है वह कम होगी, और यह किसकी वजह से होगा? हाइपरवेंटिलेशन की वजह से। ठीक है, और CO2 का संबंध किससे है? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और एसिडोसिस की वजह से। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाएगी तो ब्लड वेसल्स में CO2 की मात्रा कम, एसिडोसिस में ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की अवस्था में क्या होगा कि बाइकार्बोनेट आयन की मात्रा कम हो जाएगी, और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की अवस्था में ज्यादा हो जाएगी। तो यह आपको याद रखना है। सो एसिडोसिस शुक्तता, अम्लता, पित्त दृष्टि। एल्कलोसिस पिच्छलता, सांद्रता, कफ दृष्टि। सामकफ म्यूकस, पस सेल, ट्रिपल फॉस्फेट, एमॉर्फिक फॉस्फेट। सामपित्त RBC, ब्लड, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड एंड क्रिस्टल्स। Now we should come on stool examination. So quantity 100 gram per day. If it comes more than 100 gram per day, it indicates सामा कंडीशन। अब यहां पर मैं एक बात और बताऊंगा, जैसे कि बहुमूत्रता की कंडीशन थी उसी प्रकार से बहुमल भी आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? मंदाग्नि की कंडीशन में सार भाग जो तो था नहीं, तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो है मल भाग ज्यादा बना और मल भाग जो पक्वाशय के द्वारा ज्यादा निकल रहा है। साम कंडीशन। कलर जो है वो लाइट येलो टू डार्क ब्राउन के कंडीशन में होता है, और मार्कर्स कैसा होगा? अदर देन नॉर्मल। ऑर्डर डिसएग्रीबल ऑर्डर, दुर्गंध, ऑफेंसिव, पुट्रिफाइड, यह साम कंडीशन है। कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए? सॉफ्ट फॉर्म्ड। If it is liquid, semi-liquid, mucoid, hard, purulent, it means that is the Sama condition of the stool. Reaction pH 7.5, pH more or less. As I said in the urine examination, urine analysis, it is again the indicator of the SAM condition, marker of the SAM. Abnormal substance. Sometimes occasional West fibers is present in normal stool, but if West fibers more than West fibers, starch, muscle fiber, fat globules presents in the stool, it indicates Sama condition or Dhatu Vaishramya condition. Parasite should be nil in the normal stool. If there is Sama condition, presence of any type of parasite in the stool. If we see all Sahita, the identification of arm is used to be done by Purisha Pariksha. There are several references for identification of arm in the Purish in various texts. The common and sure among them, Apsu Majjati. It means कि your stool is dip in the water. Apsu Majjati. जले निमज्जति, जल में डूब जाता है, वो सामता की कंडीशन है। अति द्रव, अति शैत्य, मतलब वो ब्राउन कलर का ना होकर बहुत सफेद है, तो ये बता रहा है कि यह साम जो है मल है। श्लेष्म युक्त मल आ रहा है, बहुमल उत्पत्ति हो रही है, विस्तारयति फैल जाता है, गुरु है। ठीक है ना? तो यह क्या है? स्टूल के लक्षण। लेकिन अब यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है देखना कि जब आप स्टूल को इस तरह से तय करते हैं, आप किसी से पूछ लेते हैं तो वो आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरा जो मल है वो बंद कर नहीं आता है, थोड़ा सा लिक्विड आता है,
या बंधा हुआ आता है, या उसमें थोड़ा सा चिकनापन ज्यादा होता है, चिक्कट ज्यादा होती है और बैठते ही फैल जाता है या डूब जाता है, ऐसा पेशेंट आपको बता देगा। All the arm Lakshans existing in the puri shows the presence of sthula armrus in the GIT. Previously, I already told you there is two type of armrus in the body. The first one is sthula armrus and the second one is the sukshma armrus. Sthula armrus are present in the gastrointestinal tract and the sukshma armrus which is absorbed by the intestine, which reached on the dhatu and caused the dhatu vaishamya, where sthula amras causes the jatragni vaishamya. So all the lakshanas existing in the puri shows the presence of sthula amras in GIT and its associated dosh gun, which indicates the involvement of sam dosh on arm in GIT. Next. Chemically, if we see in stool examination, blood is absent in normal condition. If there is occult blood, it shows some condition of stool. If we see macroscopically, epithelial cell, RBC, WBC, eosinophils, and crystal ingested food, bacteria, parasite are nil. If they are present in the stool, it shows some condition. If eosinophils present in stool, it indicative of allergy. It shows the bhutagni vaishamya. Now we should come on CBC or CBP, complete blood picture. Hemoglobin, as you know, 13 to 15 gram per deciliter. If it is less than 12 gram or more than 50 gram, that is the SAM condition of Rakta Dhatu. RBC 5 mm per cc cube. If it is less than 4.5 or more than 6, it shows SAM condition. Packed cell volume. I think you all know what is packed cell volume. Packed cell volume is the proportion of blood occupied by RBCs expressed in percentage. It is the volume of RBCs packed at the bottom of hematocrit tube when the blood is centrifused. It is also called hematocrit value or EVF, erythrocyte volume fraction. MCV. What is MCV? MCV is the average volume of a single RCV. It is expressed in cubic microns. The normal MCV is 90 cubic. If it is less than 90 cubic, it shows SAM condition. Single RBC packed cell volume. WBC 7,000 to 8,000 per cubic mm. More than 6, less than 6, more than 9, SAM condition. Polymorphs 60 to 70%, more than 75, SAM condition. Lymphocyte 20 to 30 degrees and more than 45, SAM condition. Eosinophil 1 to 3%, more than 8%, SAM condition. Basophil 0 to 1%, more than 3%, SAM condition. Monocyte 2 to 4%, more than 5%, SAM condition. Platelets 2 to 4 lakh
per cubic mm. If it is less than 2, more than 4 lakh, it is the SAMA condition. ये थोड़ा लिख नहीं पाया सही तरीके से, इसके लिए क्षमा चाहूंगा. First we should talk about hemoglobin. Hemoglobin below 12 gram indicates रक्त धातु अल्पता, shows the condition of रक्त धात्वाग्नि मांद्य. If the patient come in your OPD and shows you your CBC, and in his CBC HB is lower than 12 gram, it shows रक्त धातु अल्पता. I should write in my prescription letter or case paper, there is रक्त धातु अल्पता which shows रक्त धात्वाग्नि मांद्य. आमत्व in रक्त. Since the SAR bhag is less, the condition is called Pandu, indicating there is some sort of lacuna, or you can say arm, at Raktagni level. Decreased RBC count, malformation of RBC in synthesis like anisocytosis, poikilocytosis, polymorphometophilia, sickle cell anemia, or any micro or macrocystic cell or any other defect in formation of RBC indicates Rakta Dhatvagni Mandya and Samarakta condition. Certain times we can assume Samamas condition also because of protein involvement in the formation of cell. Hence, any abnormality or subabnormality in the production of RBC or hemoglobin indicates Rakta Dhatvagni Mandya. And if there is Rakta Dhatvagni Mandya or Rakta Dhatu Alpata, we can say the patient is suffering from Pandu. And the condition of Pandu is present in condition with low HB present in osteomyelitis, ankylosing spondylosis, rheumatoid arthritis, infective arthritis, bone neoplasia, tuberculosis of knee. Question is why? RBC survival is moderately reduced because bone marrow fails to compensate. अब यहां पर आपको एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण दिखाई देगा कि अस्थि और मज्जा में लिखा हुआ है कि हमें मालूम है कि वो कहते हैं कि बोन मैरो के द्वारा रक्त का निर्माण होता है, इसीलिए जब HB कम होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि अस्थि और मज्जा का और रक्त का ये संबंध बताता है. बोन मैरो फेल्स टू कंपनसेट, नॉट इंक्रीजिंग RBC प्रोडक्शन. डॉक्टर डेनियल फॉस कहते हैं, since anemia afflicts such a large proportion of patients with RA, it should be an important consideration in clinical assessment and management. Take home message before I take this slide. I want to discuss about WBC. WBC count indicates phagocytic capability and immunity condition. If WBC increase, that is you can, if you say leukocytosis indicates the presence of arm, because increase of leukocytosis. अब देखिए leukocytosis, cytosis means increase, और
leukocytosis, because the increase of leukocytes take place where is Vizati factor in the circulation, and similarly decreased number of WBC also indicates ARM condition, since less production due to Dhatvagni Mande. So whether cytosis condition, whether there is a leukocytosis or leukopenia, both condition are SAM condition. Similarly, either increase or decrease of platelet count indicates ARM condition. WBC plays the role of Bhutagni. WBC plays the role of Bhutagni and more so look after the function of Kleshma Ojas, because WBC, what the main function of WBC is? Phagocytic and immunity condition. So Schlemm Oz is related to the immunity. So after the function of Schlemm Oz, hence the variation in leukocytes indicate the presence of SAM condition, either an increase or decrease. Increase indicates presence of ARM. Increase indicates presence of ARM in Bhutagni, whereas lymphocytosis indicates Dhatvagni Mande and SAM condition in Dhatu. If the condition is persistence leads to loss of immunity, that is Vyadhi Shamatva Shakti and susceptible to frequent infection. Ojbalakshay. So if you see the CBC and there is less than WBC or more than WBC, it shows the patient is having the SAM condition and compromising his immunity and having prone for the disease. इओसिनोफिलिया जो आता है, जैसे हमने देखा कि इओसिनोफिलिया जो है वो 1 से 3% रहता है। अगर वो जरूर 8% से ज्यादा है तो यह रस और रक्त धातु में आमता को दर्शाता है और हम कहेंगे कि ये सामरस है और सामरक्त है। Most of the respiratory disorder are due to accumulation of dusht kaph and skin disorder due to त्वक सारहीनता, because of increased mal of ras dhatu, because the twacha is maintained by ras dhatu. तो यहां पर आपको एक बात समझ लेना बहुत आवश्यक है कि यदि 8% से ज्यादा इओसिनोफिल्स हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये रस आम है और रक्त आम है। और इओसिनोफिल्स से ज्यादातर क्या होता है कि जैसे आपको तो एलर्जिक डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं इओसिनोफिल्स जिनके बढ़े हुए होते हैं। तो भूताग्नि लेवल पर जो है वो बिगड़ा हुआ है, रस और रक्तगत आम है, और स्किन एलर्जीज भी उन लोगों को ज्यादा होती है जिनके इओसिनोफिल्स बढ़े हुए होते हैं। ल्यूकोपीनिया इंडिकेट्स लेस एनाबॉलिक एक्टिविटी, कैचेक्सियल कंडीशन, श्लेष्मिक ओज क्षय are due to Dhatvagni Mande. Leukopenia. Leukocytosis is Bhutagni Mande. Leukopenia indicates less anabolic activity, cachexial condition, Schlemm Oz are due to Dhatvagni Mande and Dhatu Kshay. Leukopenia results due to starvation, malnutrition, infections, exhaust of marrow, acute traumatic shock, which are outcome of Dhatvagni Mande and Schlemm Oz Kshay. Hence, it is an indicator of SAM condition. Again, अब शोथ आ जाता है ना, इसके बाद अब शोथ आ जाता है कि भाई जहां पर आपको दिखाई देता है कि पांडु की कंडीशन आ गई,
हमने कहा था स्त्रोतो रोध बल भ्रंश गौरव अनिल मूढ़ता आलस्य अपक्ति निष्ठिव मलसंग अरुचि क्लमा। और फिर एक जगह जो है आम की कंडीशन में हमने दिखाया शोथ भी आ जाता है। तो इन्फ्लेमेशन कैसे कैरेक्टराइज्ड होता है? रूबर, कॉलर, डॉलर, स्वेलिंग, दाहयुक्त होता है, वर्ण चेंज हो जाता है, दर्द होता है और सूजन। ये इन्फ्लेमेशन के लक्षण है, जिसको हम क्या कहते हैं? शवथु हो गया जी, शोथ हो गया। तो शोथ क्यों हुआ? क्योंकि स्त्रोतो अवरोध हुआ विभिन्न कारणों से। शोथ क्या है? स्तोद उत्सेध लिंगम शवथु करोति। इट इज प्योरली आर्म कंडीशन। विदाउट आर्म नो इन्फ्लेमेशन, without arm no inflammation, without arm no inflammation. Inflammation markers are essential parameters to know arm condition. So important markers of inflammation are ESR, C-reactive protein, ANA, anti-DNA and other major histological complex markers. If we see ESR, what is ESR? ESR, erythrocyte sedimentation रेट। सो क्या होगा कि जैसे कि आपने विंटररोप मेथड से या वेस्टरग्रीन मेथड से ESR कराया और ESR जो है वो ज्यादा निकला, और ये ज्यादा जब निकला तो यदि ये 1 से 10 मेल में और 10 से 20 फीमेल में है तो ठीक है, लेकिन यदि यह 1 आवर में 20 to 50 mm दिखाई देता है तो ये मॉडरेट इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन को, और मोर देन 50 mm दिखाता है तो ये स्ट्रांगली पॉजिटिव होता है किसी इन्फ्लेमेटेड पार्ट को। अब इसमें क्या होता है कि ESR कैन बी अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ फाइब्रिनोजन, इम्यूनोग्लोबिन्स एंड अदर प्लाज्मा प्रोटीन। और अब क्या हुआ, हम क्या कह रहे हैं? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी कि रक्त धातु जो है वह कैसी है? भारी हो गई, नीचे की ओर बैठ रही। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई रक्त धात्वाग्नि में आम, रक्त में आम आ गया, आमता के कारण गुरुता आ गई और गुरुता के कारण वह नीचे की ओर बैठ गया। गुरु अभिसंधि पिछल गुण आर अटेन्ड बाय RBC, इट लीड्स टू सेडिमेंटेशन, इट इंडिकेट्स आम इन रक्त धातु। अब now I come this slide, take home message. If the HB is normal and WBC increase moderate to severe, platelet decrease mild to moderate, ESR increase moderate to severe, no abnormal cell detected, it means it's a infective condition. Okay, again, if HB is less, mild to moderate, and WBC increased, mild to moderate, platelet normal or mild decrease, ESR mild to moderate increases, abnormal cell present or absent, it indicates inflammatory disorder. एक बात और ध्यान में रखना कि जो फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन जो होते हैं वो इंक्रीज्ड मिलते हैं ESR में, और एल्ब्यूमिन जो है वो ब्लड में कैसा मिलेगा? बढ़ा हुआ मिलेगा। ये याद रखना। ये इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर का हो गया। तीसरा हो गया, इफ HB इज नॉर्मल, WBC is normal or mild increase, platelet normals, ESR normal, no abnormal SOR, it indicates degenerative disorder. So clinically there is 3 types of condition comes. First, degenerative, if there is a degenerative case, or it's a inflammatory case, or it's a infective case. तो infective है कि
इन्फ्लेमेटरी है कि डिजनरेटिव है, धातु क्षय की स्थिति है, मार्ग अवरोध की स्थिति है कि संघ की स्थिति है, वह हमको इन तीनों कंडीशन से प्राप्त। आप लोग सुन रहे हो ना? 10-6 हो गए यार, मुझे तो पता ही नहीं चला। हाँ जी सर। यस हाँ सर। जी हेलो? हाँ जी यस सर। हाँ यस जी सर। बिल्कुल सुन रहे हैं सर। हाँ, मैं क्योंकि मैं तो Yes, ऐसा sir. मैंने अभी देखा 10 Yes, बज के, sir. मेरी वाइफ ने कहा कि 10-10 हो गए, क्या किए जा रहे हो? और इधर से कोई आवाज भी नहीं आई। मैंने कहा कहीं ऐसा नहीं, कई बार आदमी होता है ना, बोलता चलता है, सब लोग निकल लेते हैं पीछे से। ब्लड केमिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, जैसे बिलरूबिन है, एसजीओटी है, एसजीपीटी है, एल्कलाइन फॉस्फेट है, ग्लूकोज है, इनकी नॉर्मल वैल्यू आपके सामने लिख रखी है। ये मात्रा से बढ़े हुए हैं तो ये बताते हैं कि भाई ये जो है वो साम कंडीशन है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि हमको ये एक और बता दूं आपको इसके बाद, जैसे ये है लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, वीएलडी, ये सारे जो हैं, इसमें से एचडीएल जो है वो अगर कम है, बाकी सब बढ़े हुए होते हैं, क्योंकि एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। अमोनिक कंडीशन में हमने 3 बातें की थी कि भाई या तो जो है वो प्रोटीन कंपाउंड के, या रक्त और प्रोटीन, या रक्तात्मक धात्वाग्निमांग या मांस धात्वाग्निमांद की कंडीशन में ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है। ये प्रोटीन्स आ गए, है ना। ये सारे जो हैं वो कम या ज्यादा हैं अपनी नॉर्मल मात्रा से, तो ये साम कंडीशन को बताते हैं। आइए इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है कि जो इंसुलिन का रोल होता है ना, वो भूताग्नि के फंक्शन को बताता है। जहां पर क्या होता है कि which enables the cells to permeate and utilize the glucose, which is the circulation as derived from food, विजातीय टू सजातीय, ठीक है ना। इंसुलिन को हम कैसे लेंगे कि भाई इसको, ये क्या काम करेगी, भूताग्नि के स्तर पर रस को तैयार कर देगी, और हमें परमिट करती है कि भाई आप ग्लूकोज को जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज कर दो अपनी बॉडी के लिए, सर्कुलेशन में चला जाएगा। इंक्रीज लिपिड की बात की हमने। हाइपरलिपिडेमिक इंडिकेशन इंडिकेट दी मेदोग्नि मांद्य। मेद धात्वाग्नि मांद्य की कंडीशन जो है, अगर आपके यह लिपिड प्रोफाइल में ये वाला जो कंडीशंस आप देख रहे हैं, मोर देन 650, मोर देन 250, मोर देन, ये अगर आप लिख तो सीधा नीचे यहां पर लिखना मेद धात्वाग्नि मांद्य। ओके, अब अगर इस कंडीशन को आप देखो तो यहां पर आप नीचे लिखना कि डिक्रीज्ड प्रोटीन, हाइपोप्रोटीनूरिया इंडिकेट्स रक्त एंड मास अग्नि मांद्य, ठीक है, ऐसा लिखना। और इंक्रीज्ड यहां पर, सॉरी ये नहीं, इंक्रीज्ड नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड indicate धात्वाग्नि मांद्य, thereby increase acceleration of mal in the body. They are concerned with protein metabolism, that is रक्त एंड मांस धात्वाग्नि। तो ये जो है रस और रक्त मांस धात्वाग्नि से, ये मेद धात्वाग्नि से संबंधित है। और जहां पर आपको ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, यानी कि इंसुलिन वाला पार्ट है,
हेलो, सर इसमें हम भूताग्नि मानदेय भी लिख सकते हैं लिपिड प्रोफाइल में। क्या लिख सकते हैं? भूताग्नि मानदेय। हाँ लिख सकते हैं। लीवर वो मैं नहीं जी। वो एक मिनट, वो थोड़ा सा देखो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो रस धातु का स्तर आया ना, तो जी सर। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म जो जीटीटी का लेवल है वो ठीक रहना चाहिए, है ना। ओके सर। तो अब ग्लूकोज क्या करता है कि भाई, इंसुलिन क्या करता है कि वो सेल को परमिट करता है कि भाई आप इस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लीजिए और सर्कुलेशन में भेज दीजिए, ठीक है ना। बराबर। इंसुलिन, यानी कि ये किसका हो गया, ये फंक्शन हो गया भूताग्नि का। भूताग्नि का काम क्या है कि शरीर के स्तर पर विजातीय चीज को सजातीय बना देना। आपने जो भोजन लिया, पांच भौतिक आहार, वो जठराग्नि पर तो उसको बना दिया गया, फिर वो जी लिवर सर। में गया, लिवर में जाकर उसको क्या वो करते हैं कि भाई इसको महाभूत के स्तर पर बनाकर और फिर सर्कुलेशन में भेजते हैं, जी ठीक सर। है। तो वो भूताग्नि का स्तर आ गया। अब क्या हुआ जी। कि कंडीशन कैसी हुई कि भाई आपका फैट लेवल जो है वो बिगड़ गया, ठीक है। तो जैसे कि आप, जैसे ये भी हम कहेंगे कि भी एसजीओटी एसजीपीटी बिगड़ गए। इट मींस कि ये क्या हो रहा है कि भूताग्नि मांद्य हो रहा है। लेकिन यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिगड़ रहा है, तब हम क्या कहेंगे, मेद धात्वाग्नि मांद्य। यदि ठीक है सर। आपके शरीर में नॉन न्यूट्रिशियस कंपाउंड यूरिया एसिड वगैरह बढ़ रहे हैं, तब इसका हम कहेंगे कि भाई रस या मांस धात्वाग्नि मांद्य। जी क्लियर है ये आपको बात? जी सर। जी सर। ठीक थैंक है। यू। शुक्रिया। सीरोलॉजिकल टेस्ट, तो एएसओ, आरओ फैक्टर, रोज वॉलर, सीआरपी, एंटी डीएनए फैक्टर, एचबीएसएजी, एससीवी, मॉन्टेक्स, विडाल, हीमोपैरासाइट, हिस्टोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, एचएलएबी फैक्टर, ये या तो नॉर्मल होने चाहिए या नेगेटिव होने चाहिए। यदि ये एएसओ 200 से ज्यादा है तो वो साम कंडीशन को बता रहा है, आरए फैक्टर 12 से ज्यादा है तो वो साम कंडीशन को बता रहा है। आरए फैक्टर क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि अब ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, आम से आमवात हो गया। मॉडर्न वाले क्या कहते हैं कि भाई आईजीजी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ड्यूरिंग सम इंफेक्शन ऑफ ज्वाइंट टू प्रोटेक्ट ज्वाइंट, एंटीबॉडी अल्टर्स। अब यहां पर ये इन्होंने लिखा हुआ है अननोन रीजन। हम क्या लिखेंगे, आप मुझे बताओ। क्या लिख दूं मैं यहां पर? आम। आम। आम आम कंडीशन। से भी और अच्छा बताओ कि मैं इसको रक्त अग्नि मानदेय सर। हाँ, रक्त अग्नि मानदेय। और थोड़ा बताओ, थोड़ा सा और अंदर जाइए कि ये क्यों एंटीबॉडी अल्टर्स हुई हुई है। महाभूताग्नि मानदेय सर। मैंने लिख दिया डॉक्टर साहब, दिखाई दे रहा है? यस सर। विरुद्ध आहार एंड विहार, 18 प्रकार का जो वैरोधिक आहार, मतलब आप देश काल इन सब के विपरीत किसी भी प्रकार से आहार विहार करते हैं तो आपकी एंटीबॉडीज जो है वो अल्टर करने लग जाती है। तो जिसकी जगह आईजीजी की जगह आईजीएम प्रोड्यूस हो जाता है, और इस फैक्टर को वो क्या कहते हैं, आरए फैक्टर। अब बॉडी का केमिकल चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? आपने दूध और दही इकट्ठा खा लिया तो वो क्या हुआ, वीर विरुद्ध हो गया, कभी देश विरुद्ध हो जाएगा, कभी काल विरुद्ध हो जाएगा, कभी सातम्य विरुद्ध हो जाएगा। तो जो वैरोधिक आहार और विहार कर रहे हैं उसकी वजह से एंटीबॉडी जो है वो ऑल्टर कर जाती है, और जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं कि भाई ये जो है वो आम है, ठीक है। ऑटोइम्यून डिसीजेस, ठीक है। और ये आरए फैक्टर ऐसे बनता है, वो मैंने बता दिया आपको, पहले ही बता दिया। द हायर द लेवल ऑफ आरएफ, द ग्रेटर द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रक्टिव आर्टिकुलर डिसीज। In patient on treatment, a decline in the level of rheumatic factor is associated with reduced clinical activity. Anti-CCP,
इसके बारे में तो हम चलो साम, ये मतलब आपने बताना, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पहुंचा हुआ है तो ये साम कंडीशन है और आरए की डायग्नोसिस में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, एएनए जो है ये वात और रक्त यानी कि वात एवं रक्त प्रकोपक आहार विहार करने के फलस्वरूप एएनए इज कॉमन डेमोन्स्ट्रेटर दैट यूनाइट्स नियरली ऑल पेशेंट विद एसएलई। द इंडायरेक्टेड immunofluorescence has taken over from the LE cell test because it is more sensitive, similar to perform the easier to interpret. तो रक्त और वात और रक्त प्रकोपक आहार करने के फलस्वरूप एएनए जो टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आपको मिलेंगे। सी रिएक्टिव प्रोटीन भूताग्नि मानदेय हो जाएगा। लिवर पर जहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी, सीआरपी इज ए प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा। इन्फ्लेमेशन हुआ, एक्यूट फेज में रिस्पॉन्स आया, फाइब्रोजन निकले, हेपेटोग्लोबिन निकले, सीरम एमोलाइट प्रोटीन निकले और सी रिएक्टिव प्रोटीन आया, भूताग्नि मानदेय। सीरम यूरिक एसिड पित्त के कारण होगा, पित्त दुष्टि, रक्त दुष्टि, इंक्रीज प्रोडक्शन, डिक्रीज इरेक्शन मिक्स्ड, गाउट में, डीएम में और हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में। अदर टेस्ट जो हैं जैसे HLA-B27 है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, LFT टू मॉनिटर डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स, सीरम फेरेटिन, सीरम पैराथायरॉइड, विटामिन डी डिफिशियंसी मतलब कि जो है वो अस्थि धात्वाग्नि मानदेय, ASO सीरम कैल्शियम ऑस्टियोपोरोसिस। ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, पता नहीं आई डोंट नो कि कहाँ तक आपके दिमाग में आया या नहीं आया, आई डोंट नो। इसको पढ़िए, आप सुनिए 2-4 बार तो जी सर। अच्छा समझ में आएगा। सर अगर Thank कोई you, sir. इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की वैल्यू लोअर साइड में है तो वो भी साम कंडीशन होगी? ये मैं बता तो रहा हूँ, धातु साम्यता की कंडीशन में जहां भी ऊपर और नीचे होगा दैट शोज साम कंडीशन। ओके सर, ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, गुड थैंक यू नाइट। सर, शुक्रिया सर, थैंक यू, Thank you so much. गुड नाइट। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।